गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप मित्रों। आप क्लब की मीटिंग किस प्रकार आयोजित की जाए एवं प्रोटोकॉल क्या रहे, इस विषय पर आज बात करने के लिए एकत्र हुए हैं। मैंने बेस्ट यू कैन डू सीरीज़ में व्यक्तित्व विकास के विभिन्न पहलुओं पर आपसे बात की है। आज एनरिच द अलायंस इस सीरीज़ के अंतर्गत मीटिंग एंड प्रोटोकॉल यह विषय आपके सामने है। मित्रों, हम लायंस के अंदर विभिन्न प्रकार की मीटिंग्स आयोजित करते हैं। इसमें जनरल मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, क्लोज डोर मीटिंग एवं एक्टिविटी मीटिंग यह आयोजित की जाती हैं। इन चारों मीटिंग्स में क्या प्रिपरेशन करनी है एवं उन प्रिपरेशंस में आपको किन बातों पर विशेष ध्यान देना है, यह आज मैं आपसे चर्चा करूंगा, बात करूंगा। एजेंडा क्या होना चाहिए, उसके पश्चात में क्या डिस्कशंस होने चाहिए एवं मीटिंग्स में क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, यह आज की विषय वस्तु है। मित्रों, जनरल मीटिंग हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो, कुछ तैयारियां आपको करनी होती हैं। उन तैयारियों में यदि हम जनरल मीटिंग की बात करें, तब आपको ये देखना है कि मंच की व्यवस्था कैसी होगी, आपको मंच पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, इसका विशेष ध्यान रखना है। पुष्पमाला का की कितनी आवश्यकता है, पुष्पगुच्छ की क्या आवश्यकता है, ध्वज वंदन कराना है तो ध्वज वंदन की प्रति होनी चाहिए एवं ध्वज वंदन किसके द्वारा किया जाना है, यह भी वहाँ पर होना चाहिए। आपका मंच सुसज्जित होना चाहिए, पीछे बैनर लगा हुआ होना चाहिए एवं मंच पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनकी आपको पहले से व्यवस्था, एक आकलन करके उनकी नेम प्लेट आपको अवश्य लगानी चाहिए। यह नेम प्लेट प्रोटोकॉल के अनुसार होनी चाहिए एवं यह प्रोटोकॉल क्या होगा, इस पर हम आगे बात करेंगे। मित्रों, टेबल पर जितनी भी आपके पानी है, पेपर है, पेन है, ये तो होना ही चाहिए। यदि आप दीप प्रज्वलन करा रहे हैं तब आपको माचिस और मोमबत्ती की भी व्यवस्था अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि हम दीप प्रज्वलन तो कराने जाते हैं किंतु हम यह व्यवस्था नहीं कर पाते हैं और उस समय हम होटल के ऊपर यह भार सौंप देते हैं। अब आप देखेंगे कि मीटिंग की आपने प्रारंभिक व्यवस्था कर ली। अब आपकी इस प्रारंभिक व्यवस्था के अंतर्गत जो हम प्रिपरेशन के अंदर अगले कड़ी में आते हैं, आपने मुख्य अतिथि किसको बनाना है। मैं जब अपनी व्यक्तिगत यात्रा में सिएटल गया, वहाँ एक जनरल मीटिंग मैंने अटेंड की लायंस की, और उस लायंस की मीटिंग के अंदर मैंने देखा कि वहाँ पर प्रत्येक मीटिंग के अंदर एक अलग से गेस्ट आते हैं, कीनोट स्पीकर होते हैं एवं वे अपने विषय वस्तु पर बात करते हैं। इस विषय वस्तु को लेकर के पहले से एजेंडा आपका तैयार होता है। उस एजेंडे की बात जब हम करेंगे तब उस एजेंडे में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अभी हम वापस प्रिपरेशन पर आ रहे हैं। प्रिपरेशन के अंदर जो अध्यक्ष महोदय हैं उन्हें ही मीटिंग का कंडक्शन करना चाहिए, चाहे वह सामान्य सभा हो अथवा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग हो। क्लोज डोर मीटिंग में तो उन्हें ही करना होती है, एक्टिविटी मीटिंग में भी उन्हें ही सभा का संचालन करना होता है। तो जनरल मीटिंग के अंदर हम कई बार शपथ ग्रहण समारोह में मास्टर ऑफ सेरेमनी को अपना कार्यभार सौंपते हैं। इसके अलावा अन्य जो मीटिंग्स होती हैं उसमें हमें मास्टर ऑफ सेरेमनी को इन्वॉल्व कम से कम करना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि जब आप अपना एजेंडा बनाते हैं तो सभी विषय वस्तुओं को जोड़ करके यदि आपका एजेंडा 1 घंटे का है, 60 मिनट का है, 75 मिनट का है, किंतु मीटिंग जो है वो समाप्त होने में उसमें समय लगता है करीब 2.5 घंटे, क्योंकि एक मीटिंग के बीच में दूसरी मीटिंग समानांतर चल रही होती है। आपके वक्ता जितना बोलते हैं मास्टर ऑफ सेरेमनी भी उतना ही बोलते हैं। तब मास्टर ऑफ सेरेमनी का बोलना कैसे कम हो, क्योंकि मास्टर ऑफ सेरेमनी को उतना ही बोलना है जब तक कि सामने से जो हमारे अतिथि हैं वो मंच तक आ रहे हैं और मंच पर अपना बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। उसके बीच की कड़ी के रूप में उनको अपनी कमी को पूरा करना है। अब हम यदि उस विषय को अधिक खींचेंगे, उसमें अधिक समय देंगे तो हमारी मीटिंग समय पर पूरी नहीं हो पाएगी। अतः आवश्यकता है कि मास्टर ऑफ सेरेमनी बहुत आवश्यक हो, तभी आप उन्हें दायित्व सौंपें, क्योंकि मास्टर ऑफ सेरेमनी हमेशा क्लब के सीनियर सदस्य होते हैं। उन्हें आप रोक भी नहीं सकते हैं, उनसे आप कुछ कह भी नहीं सकते हैं और आपके दिल की बातें बहुत सारी दिल में रह जाती हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि आप पूरी तैयारी करें,
आप पूरी तैयारी करके जब आते हैं, आपको एजेंडे के बारे में मालूम है कि मुझे आज किस किस को बोलने का अवसर देना है और उन्हें कितना समय देना है, उनसे किस विषय में बात करनी है, क्योंकि जो भी वक्ता हैं उनका सतत संपर्क आपसे है, जीवंत संपर्क आपसे है। और जब आप उनके लिए समय निश्चित करते हैं, तब हमारे को मास्टर ऑफ सेरेमनी और आपके बीच में कोई विरोधाभास उत्पन्न नहीं होता है। आपने एजेंडा तैयार किया, आपने एजेंडा जो है वो पहले से तैयार करके जिन जिन को भी कार्य सौंपना है उन्हें आप पहले से कार्य सौंप देवें। ऐसा ना हो कि मीटिंग प्रारंभ हो रही है और तब आप कह रहे हैं कि ध्वजवंदना ए आपको पढ़नी है, फूलमाला बी आपको लेकर के आना है, या भोजन की व्यवस्था सी आपको करनी है। यह सब तैयारी आपकी पहले से हो जानी चाहिए। आपके सामान्य सभा के अंदर ये 3 विशेष बिंदु हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डेलीगेशन ऑफ वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द लायन मेंबर्स, विशेष करके अध्यक्ष, सचिव एवं टेमर जिनके ऊपर की मीटिंग के दारोमदार है, उन्हें ये पूरे कार्य स्वतः न संभालते हुए हर मेंबर को जितना भी उसकी दक्षता है उसके हिसाब से उसको कार्य सौंपें। आप जब उन्हें कार्य सौंपेंगे तब आप देखेंगे कि उन सदस्यों का भी सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है और आपके कार्य के अंदर नई चीज़, नई ऊर्जा भी आपको प्राप्त हो रही है। आपने एजेंडा बनाने के पहले आपको कार्यक्रम की डेट निश्चित करनी है। वह तिथि ऐसी होनी चाहिए जो कि सभी मेंबर्स को उचित हो, उसका समय ऐसा होना चाहिए जिसमें कि अधिक से अधिक सदस्य वहाँ पर पहुँच सकते हों, एवं उसका स्थान, वेन्यू ऐसा हो जिसके अंदर के सब लोग है के लिए वो पहुंचने लायक हो। वहाँ पर भोजन व्यवस्था इतनी अच्छी हो ताकि लोग ये कहें कि आज मुझे उस मीटिंग में अवश्य जाना है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको मीटिंग की तैयारी के पहले, तैयारी के समय देखनी आवश्यक हैं। अब आपने जब एजेंडे की बात आती है तो उस एजेंडे में आपको यह देखना है कि जितने भी हमारे वक्ता हैं उनको को हम कैसे सामंजस्य स्थापित करें। यदि आपकी सामान्य सभा है, उस सामान्य सभा के अंदर मुख्य अतिथि के पश्चात में किसी को भी नहीं बोलना है। मतलब ये कि मुख्य अतिथि के पहले विशेष अतिथि, उसके पहले रीजन चेयरपर्सन, उसके पहले जोन चेयरपर्सन, उसके पहले सचिव एवं अध्यक्ष महोदय का उद्बोधन। तो इस क्रम को आप ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले अध्यक्ष का अध्यक्षीय उद्बोधन हुआ, उन्होंने क्या काम करने हैं भविष्य में उसके बारे में बात की। सचिव महोदय ने पिछले मीटिंग से लेकर के आज तक में क्या सेवा कार्य संपादित किए हैं उसकी बात की। उसके पश्चात में जो गतिविधियां क्लब द्वारा संपादित की जानी है उन पर हम बात करेंगे। यदि जोन चेयरमैन हैं तो हम जोन चेयरमैन से उनकी बात सुनेंगे, उनसे एडमिनिस्ट्रेटिव जानकारी प्राप्त करेंगे। किंतु हर मीटिंग में जोन चेयरमैन को आमंत्रित करना बोलने के लिए आवश्यक नहीं है। जिसके अंदर वो चीफ गेस्ट हैं उनको अवश्य अवसर दें, अथवा जहां डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की अधिकारी यात्रा हो रही है तब आप उन्हें अवसर दें। रीजन चेयरमैन को उसके पश्चात में आप आमंत्रित करें और रीजन चेयरमैन अपने विषय के बारे में बात करेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट की गतिविधियों के बारे में आपको जानकारी देंगे। आपको यह जानकारी प्राप्त होने के पश्चात में आपके यहाँ जो भी वरीयता के हिसाब से उपस्थित लोग हैं उनको आप बुला सकते हैं, किंतु कोशिश करें कि आपकी सामान्य सभा में 1 या 2 से अधिक वक्ता ना हों, क्योंकि जितने अधिक वक्ता होंगे उतना ही समय आपका जाया होगा एवं उस समय को फिर लोग एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मित्रों, एक शपथ ग्रहण समारोह था जिसमें कि हमने एक हमारे पुराने पास गवर्नर को आमंत्रित किया था। 9 बजे रात को सभा प्रारंभ हुई एवं मास्टर ऑफ सेरेमनी तथा सभा के बीच में इस तरह का कुछ वार्तालाप चलता चला कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को 11:30 बजे माइक मिला और उस समय तक अधिकांश ऑडियंस जो है वो डिनर पर जा चुकी थी। अब आप सोचिएगा कि आज 500 किलोमीटर दूर से यदि मुख्य अतिथि आता है और उसको सुनने के लिए वहाँ पर लोग नहीं हैं, तब आपका जो समय का सामंजस्य है वो कहीं ना कहीं फेल हुआ। तो हमें कम से कम वक्ता को इसके लिए बुलाना चाहिए, श्रोता हमारे बंधे रहें, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। मुख्य अतिथि का परिचय कोई भी सीनियर लाइन मेंबर हो जो कि घर से अपनी पूरी तैयारी से उस परिचय को बना के लेके आया हो। ऐसा ना हो कि सभा के प्रारंभ में वह मुख्य अतिथि से पूछे कि सर आपका परिचय दीजिएगा, और उन्होंने वहाँ पे 4 लाइन लिख के दे दी और उन्होंने कहा आप तो इन्हें बहुत अच्छा जानते हैं। तो मुख्य अतिथि ने भी अपने उद्बोधन में कहा कि आप भी सब कुछ मेरे बारे में जानते हैंगे, और उन्होंने भी 4 लाइन बोली और बाद में अपनी बात को समाप्त कर दिया। तब इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है कि हमें सभा को रोचक बनाना है
और हमारे द्वारा जो आमंत्रित अतिथि हैं उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ना चाहिए कि आपने इतनी अच्छी डिग्निटी को बुलाया है, आपके यहाँ इतने अच्छे कार्यक्रम होते हैं जिसमें कि हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। यदि आपने ये सब नहीं किया तो आपकी सामान्य सभा का करने का औचित्य समाप्त हो जाता है। तो आप उसको औचित्यपूर्ण बनाएंगे और उसके पश्चात में आप मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। स्मृति चिन्ह भेंट करने के बाद में 2 चीज़ें जो हमारे यहाँ मिसिंग हो रही हैं उसका भी आप विशेष ध्यान रखें कि इस माननीय मुख्य अतिथि के उद्बोधन के पश्चात में, स्मृति चिन्ह भेंट करने के पश्चात में अगली क्या आपको घोषणाएं करनी हैंगी, वो आपको अवश्य घोषणाएं करनी चाहिए और टेल ट्विस्टर को बुला करके उनसे जो भी उस दिन का आमोद प्रमोद का 2 मिनट का 5 मिनट का कार्यक्रम हो सकता है वह अवश्य संपादित किया जाना चाहिए। इसके पश्चात ही हम सभा को समाप्त करेंगे। फिर आपने चाहे हाई टी की व्यवस्था की हो, लंच की व्यवस्था की हो या आपने स्वल्पाहार की व्यवस्था की हो, डिनर की व्यवस्था की हो, उस सब के अंदर आप आमंत्रित करेंगे। इस तरह से हमारी एक साधारण सभा संपन्न होती है। मित्रों, सामान्य सभा के अतिरिक्त हमारे लायंस में क्लोज डोर मीटिंग, एक्टिविटी मीटिंग तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग भी संपादित होती हैं। प्रति माह में एक सामान्य सभा एवं एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग अवश्य होनी चाहिए। एक्टिविटी मीटिंग भी कम से कम एक होनी चाहिए। एक से अधिक आप जितनी भी करना चाहें उतनी आप कर सकते हैं। एक्टिविटी मीटिंग के लिए कोई विशेष रूल्स नहीं हैं, किंतु जितने भी सदस्य हमारे पहुंचते हैं उन सबको मान सम्मान मिले, क्योंकि एक्टिविटी आप सबके सहयोग से कर रहे हैं और उन्हें मान सम्मान मिलता है तब वे आगे की एक्टिविटीज़ में शामिल होना पसंद करते हैं। तो यह हमारी एक्टिविटी मीटिंग के अंदर आपको एक बैनर और जो भी लिटरेचर है अवश्य एक बैग में तैयार रखना चाहिए, ताकि जहाँ कहीं भी आप एक्टिविटी करने जा रहे हैं वहाँ आप बैनर को डिस्प्ले करके और फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं। कोशिश करें कि हम प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र का इस्तेमाल करें, कम से कम फ़ोटो का इस्तेमाल करें, क्योंकि कई बार हम अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं, उसके अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं आते हैं एवं वो फ़ोटो या तो पेपर के अंदर पब्लिश होने में दिक्कत होती है या इंटरनेशनल मैगज़ीन में उसको ग्राह्य नहीं किया जाता है। तब आपके प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र से ये दोनों फ़ायदे आपको प्राप्त हो सकते हैं। क्लोज डोर मीटिंग के अंतर्गत आपको विषय वस्तु आपको वर्ष में 2 बार क्लोज डोर मीटिंग करनी है एवं इन दोनों मीटिंग्स में पहली मीटिंग के अंदर आपको 6 माह का हिसाब किताब पेश करना है एवं दूसरी मीटिंग के अंदर आपको नए शर्त के पदाधिकारियों का चयन करना है। तो इन दोनों मीटिंग्स में आपके कोई गेस्ट नहीं होते हैं, सिर्फ सदस्य भर होते हैं और इसके अंदर आप खुल करके चर्चा कीजिएगा। जिन भी विषयों पर कोई भी मतांतर है उस पर भी बात कीजिएगा, क्योंकि यदि कहीं कोई विरोधाभास है तो उसको समाप्त करने का क्लोज डोर मीटिंग से अच्छा स्थान नहीं है। अब मित्रों, संचालक मंडल की बैठक की बात करता हूँ। बहुत आवश्यक बैठक है ये, और इस बैठक के माध्यम से आप अपने द्वारा की गई गतिविधियाँ, क्लब के द्वारा जो भी गतिविधियाँ की गई हैं उन्हें सब सदस्यों के बीच में अवश्य रखें। उन्हें आप जब रखते हैं तब बाकी सदस्य जो कि आपकी एक्टिविटी मीटिंग में उपस्थित नहीं हुए हैं उन्हें मालूम हो जाता है कि हमारा क्लब इतने सारे काम कर रहा है। और इसका भी एक आप कार्यसूची अवश्य बनाएं, क्योंकि यदि आप कार्यसूची बनाते हैं और कार्यसूची एडवांस में आप सदस्यों के पास भेज देते हैं तब वे उन विषयों पर तैयार होकर के आते हैं कि उन्हें क्या चर्चा करनी है। यदि कोई एक्टिविटी आपने उसके अंदर मेंशन की है तो उस एक्टिविटी के लिए उनके क्या विचार हो सकते हैं वो विचार आपके सामने रखते हैं। तो ये आवश्यकता इस बात की है कि आप बहुत एडवांस में अपनी मीटिंग की जानकारी सदस्यों के बीच में कम्युनिकेट करें। मैंने मित्रों बेस्ट यू कैन डू सीरीज़ के अंदर इन सभी विषयों को बहुत डिटेल्स में आपसे बात की गई। आप उसका अवलोकन अवश्य करें एवं उन्हीं इन तरह की मीटिंग को संपादित करने में आप उपयोग करें। आप देखेंगे कि आपका काम बहुत सरल होगा। यदि आपने जो डेट है मीटिंग की, जो समय है, उसकी सूचना समुचित पूर्व सदस्यों को दे दी है, क्योंकि समुचित पूर्व से आशय यह है कि आपने व्हाट्सएप कर दिया वहीं जाके काम समाप्त नहीं होता है। आपको उनकी स्वीकारोक्ति प्राप्त होनी चाहिए, उन्होंने उसको ग्राह्य कर लिया है, यह आपको एहसास होना चाहिए। यदि आपका ये एहसास होगा तभी हमारी संचालक मंडल की बैठक हो, सामान्य सभा हो, एक्टिविटी मीटिंग हो, क्लोज डोर मीटिंग हो, ये सही ढंग से संपादित होगी। तो मित्रों, इन बातों में आप विशेष ध्यान रखेंगे और हर मीटिंग के अंत में एक आपका डिस्कशन होना चाहिए, कंक्लूज़न होना चाहिए।
वो कंक्लूज़न अवश्य सदस्यों को मालूम होना चाहिए कि आज मैंने यह इन विषयों के ऊपर चर्चा की है और ये मेरा कंक्लूज़न है। अगली बार आती है हमारे को इन सब मीटिंग्स में किस तरह का प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना है। तो मित्रों, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्रोटोकॉल को लेकर के। इस प्रोटोकॉल का जीवन में भी बहुत अधिक उपयोग है। आप देखते हैं कि हमें बचपन से सिखाया गया है कि जब दो व्यक्ति बात कर रहे हों तब तीसरे व्यक्ति को बीच में नहीं बोलना चाहिए। उसमें तो कहा ही भी आता है जब दो बड़े बात कर रहे हों, किंतु यहाँ हम क्लब की बात करें तो यहाँ सब समान स्तर के लोग हैं, किंतु वहाँ पर भी हम बीच में बोलने में हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से या हमारी सामाजिक स्थिति के हिसाब से हम बोलने में सक्षम नहीं हैं। किंतु हमारे मन में विचार आ रहे हैं तो हमें कब बोलना है, किस स्थान पे बोलना है, क्योंकि क्लोज डोर मीटिंग के अंदर आपको बोलने के पूरे अवसर हैं। संचालक मंडल के सभा में आपको सिर्फ उन विषयों में बोलने की अनुमति है। जनरल मीटिंग के अंदर आपको सिर्फ सुनने की स्थिति है। अध्यक्ष को और मुख्य अतिथि को बोलना है। एक्टिविटी मीटिंग में आपको काम करना है। तब ये प्रोटोकॉल आपके जीवन के अंदर बहुत स्थायित्व लिया हुआ है। इस स्थायित्व को आप यदि ध्यान में रखेंगे तभी आप सफल अध्यक्ष बनेंगे, अच्छे नेतृत्वकर्ता बनेंगे। आप देखेंगे कि इंटरनेशनल ने एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ हैगा। इंटरनेशनल प्रेसिडेंट के बाद में इंटरनेशनल इमीडिएट पास प्रेसिडेंट हैं और ये क्रम सीधा सीधा चलते हुए हमारे क्लब प्रेसिडेंट तक आता हैगा। अब जब क्लब प्रेसिडेंट तक आता है तो क्लब के अंदर आप सर्वोच्च पदाधिकारी हैं। क्लब अध्यक्ष सर्वोच्च पदाधिकारी। सबसे बीच में किसी भी सभा के अंदर सबसे बीच में उसका अपना स्थान ग्रहण करना है। उसके दाहिने में मुख्य अतिथि बैठेंगे, उसके बाएं में विशेष अतिथि बैठेंगे। यदि मुख्य अतिथि सपत्नीक आए हैं तो आपके बाएं के और बाएं में बैठेंगे। ये क्रम बना हुआ है, इस क्रम का आपको ध्यान रखना है। और यदि आपने प्रोटोकॉल का पालन किया तो मित्रों, सभा का जो वातावरण है बहुत खुशहाल बना रहेगा। आप जिस तरह से घर के अंदर अपने बुजुर्गों का सम्मान देते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी आपको अपने सीनियर्स का सम्मान देना है जो आपसे पद में बड़े हैं। क्योंकि अध्यक्ष से सीनियर हो गए जोन चेयरपर्सन, जोन चेयरपर्सन से ऊपर हो गए रीजन चेयरपर्सन, और उनसे बड़े हो गए वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, देन इंटरनेशनल डायरेक्टर एंड देन इंटरनेशनल प्रेसिडेंट। तब इस तरह से इस वरीयता को ध्यान में रखते हुए आपको उन्हें मंच पर आसीन कराना है, उन्हें आपको पद के अनुरूप व्यवस्था देनी है। जब आपने ये व्यवस्था उन्हें दी तब आप देखेंगे इसका एक आनंद आपको प्राप्त हो रहा है। और जब जब आपने वरीयता का उल्लंघन किया तब ही विवाद होते हैं। आपकी चाहत के व्यक्ति नहीं हैं ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि लायनवाद में चाहत नहीं होती है। आपका पद 1 वर्ष का है, इस 1 वर्ष के अंदर ही आपको सब काम करके अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखना है। तब आप देखेंगे यदि आपने प्रोटोकॉल का सही ढंग से पालन किया है तो हर जगह खुशी का वातावरण रहेगा और आपको भी उसी ढंग से एक मान सम्मान प्राप्त होगा। आपके लिए सामान्य सदस्य भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मुख्य अतिथि। ये छोटे छोटे से प्रोटोकॉल जीवन में बने हुए हैं और इनका यदि आप पालन करते हैं तो आप बहुत सरलता से अपना टेन्योर पूरा करेंगे, अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। तो मित्रों, मेरा तो आपसे यही अनुरोध है कि आप इस प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, इससे कि आपका मीटिंग्स का भी जो दायित्व है वो सरलता से पूरा होगा एवं आप सभी के बीच में अच्छे अध्यक्ष के रूप में, अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे। अब यहाँ बात मैं अध्यक्ष की करूँ या जब जोन चेयरमैन अपनी सभा को संचालित कर रहे हैं तब उनकी बात करूं, या जब रीजन चेयरमैन कर रहे हैं, करीब करीब स्थिति सब जगह एक सी ही रहती है। तो इस प्रकार से हमारी लायंस की मीटिंग्स का कंडक्शन होता है। आप सफल नेतृत्वकर्ता बने, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। आप आगे बढ़ें, यह पूरा वर्ष आपका खुशी से पूर्ण हो। मेरी शुभकामनाएं के साथ साथ में जहाँ कहीं भी आपको मेरी ज़रूरत होगी मैं आपके बीच में रहूँगा। आज हमने किस प्रकार से मीटिंग संपादित की जाए एवं प्रोटोकॉल का उसमें किस प्रकार से पालन किया जाए, यह चर्चा की है। इसका पालन करने पर आपको अत्यंत खुशी की अनुभूति होगी एवं आप आगे बढ़ पाएंगे। एनरिच द लायंस के अंदर पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय लायनवाद।